हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ सरिता। वेलकम टू आर्यन एजुकेशनल एकेडमी। फ्रेंड्स, आज हमारी स्टार्ट होगी हिंदी की क्लास। जैसा कि आप जानते हैं, सी टेट प्रिपरेशन हम कराते हैं, तो सी टेट की क्लास में आप आज तैयारी करेंगे हिंदी की। इसके पहले हमने देखा CDP का क्लास हुआ था। वीडियो आपने नहीं देखा है तो जाकर के देख लीजिएगा। सभी सी टेट में जो भी पांचों पार्ट हैं उन सभी का पेडागोजी प्लस जो भी टीचिंग एप्टीट्यूड के और जो भी क्वेश्चंस आते हैं, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन प्लस टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन, वो सभी कराए जाते हैं फ्रेंड्स हमारे चैनल पे। तो चलिए, स्वागत है आपका। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो स्टार्ट नाउ। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर है। आज है हिंदी का पार्ट। हिंदी के 30 क्वेश्चन हम देखेंगे फ्रेंड्स। आप जैसा कि जानते हैं 30 क्वेश्चन CDP का होता है और 30 क्वेश्चन के आगे शुरू होता है हिंदी का पार्ट। तो हिंदी का पार्ट हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पे लिखा है मेन इंपॉर्टेंट, ध्यान देना जरूरी है। निम्नलिखित प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उचित उत्तर विकल्प का चयन कीजिए। देखिए, उचित उत्तर विकल्प की बात हो रही है कि आपका सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा है। देखिए, यहाँ पर है क्वेश्चन, लिपि का सही ज्ञान एवं अभ्यास का उद्देश्य किस स्तर का है। लिपि का सही ज्ञान, अभ्यास का उद्देश्य। आपके ऑप्शंस हैं प्रारंभिक स्तर, पूर्व माध्यमिक स्तर, उच्चतर माध्यमिक स्तर और उच्च स्तर। अब देखिए, लिपि की बात हो रही है, लिपि का सही ज्ञान और अभ्यास। तो फ्रेंड्स, लिपि का सही ज्ञान और अभ्यास प्राथमिक स्तर पर होता है। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, प्राथमिक स्तर पर। और पूर्व माध्यमिक स्तर, उच्च माध्यमिक स्तर और उच्च स्तर पर तो हम और भी आगे बढ़ते हैं और व्याकरण से संबंधित और भी जानकारियाँ, जैसे साहित्यिक रुचियाँ, साहित्य के बारे में, और हिंदी परिष्कृत होती जाती है और भी ब्रॉड लेवल पर हम हिंदी को सीखते हैं। बात हो रही है यहाँ लिपि की सही ज्ञान व अभ्यास की, तो प्रारंभिक स्तर आपका सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा। आगे बढ़ते हैं। देखें हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अक्षरबोध प्रणाली, अक्षरबोध प्रणाली प्राचीन प्रणाली जिसे कहते हैं, तो इसके माध्यम से छात्रों में निम्न में से किस शिक्षण संबंधी कठिनाई का निवारण होता है। अक्षरबोध प्रणाली को प्राचीन प्रणाली भी कहते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप इसे ध्यान में रखिएगा। अक्षरबोध प्रणाली प्राचीन प्रणाली है। तो इसके माध्यम से छात्रों में निम्न में से किस शिक्षण संबंधी कठिनाई का निवारण होता है। कौन सी कठिनाई का निवारण हो सकता है। वाक्यों का क्रमबद्ध ज्ञान होना, उच्चारण शुद्ध होना, विवरण दोष नहीं आ पाता है, और ये सभी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, जब अक्षर बोध प्रणाली, अक्षर का जब बोध होगा, एहसास होगा, ज्ञान होगा कि अक्षर कौन सा अक्षर क्या है, तो हम उसका शुद्ध उच्चारण करेंगे। जब तक अक्षर का ज्ञान नहीं होगा तब तक शुद्ध उच्चारण नहीं कर पाएंगे। और वाक्यों का क्रमबद्ध ज्ञान और विवरण दोष, मतलब कुछ भी विवरण करने में जो दोष, ये सब उसके आगे की प्रक्रियाएं हैं। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड, उच्चारण शुद्ध होता है। जब अक्षर बोध प्रणाली के माध्यम से छात्रों में हम शिक्षण संबंधी कठिनाई को अगर हम निवारण कर पाते हैं, तो किस चीज़ का निवारण कर पाते हैं, उच्चारण का निवारण कर पाते हैं, शुद्ध उच्चारण होता है। तो यहाँ आपका ऑप्शन सेकंड हुआ सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी छात्रों में सीखने की क्षमता होती है। अब सभी छात्रों में सीखने की क्षमता होती है, भिन्न भिन्न होती है, समान होती है, पहला और दूसरा दोनों होगा, या दोनों में से कोई नहीं हो सकता। बताइए, छात्रों में सीखने की क्षमता किस तरीके की होती है। क्या एक जैसी होती है या अलग अलग होती है, या फिर हम दोनों ले सकते हैं इसमें, या दोनों में से कोई भी नहीं होगा। तो देखिए, दोनों में से कोई भी तो नहीं होगा, तो हम इस तरीके से इस अपने आंसर पे जाएंगे कि ये तो होगा नहीं, दोनों में से कोई नहीं, ऐसा नहीं होगा, कोई ना कोई तो ज़रूर होगा। तो कौन सा होगा, क्या दोनों होगा, या सिर्फ पहला होगा, या सिर्फ दूसरा होगा। तो यहाँ पे देखिए, सीखने की क्षमता की बात हो रही है, तो वो भिन्न भिन्न होती है, क्योंकि सभी बच्चे एक जैसे नहीं होते। कुछ बच्चे बहुत ही तीव्र गति से सीख लेते हैं, और कुछ कुछ बच्चे बहुत ही धीमे धीमे सीखते हैं। बहुत ही मतलब थोड़ा सा वीक बच्चे होते हैं, जो कि सीखने की प्रक्रिया जिनकी धीमी होती है। और कुछ बच्चे बहुत ही प्रतिभाशाली होते हैं, सृजनात्मक होते हैं, बहुत ही फास्ट तरीके से सीखते हैं, जल्दी सीख जाते हैं। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाता है फर्स्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाषा के मुख्य तत्व हैं। भाषा के मुख्य तत्व कौन कौन से होंगे। यहाँ पर देखिए, ऑप्शन है आपके ध्वनि, संकेत, चिन्ह, और अगला ऑप्शन ये सभी। तो भाषा के मुख्य तत्व की बात हो रही है, तो ध्वनि, संकेत, चिन्ह। बात हो रही है यहाँ पे भाषा की, तो भाषा में ये सभी हो जाएंगे। ध्वनि भी होगा और संकेत भी होगा और चिन्ह भी होते हैं। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा आपका फोर्थ, ये सभी। कौशलात्मक उद्देश्यों में कौन सा उद्देश्य कौशल से संबंधित नहीं है। कौशल से संबंधित नहीं है, स्किल, मतलब कौन सा उद्देश्य है जो इनसे रिलेटेड नहीं है। पढ़ना, लिखना, सुनना और साहित्य में रुचि। तो कौशलात्मक उद्देश्यों में, तो देखिए, हमारी जो भाषा की जो स्किल्स होती हैं कौन कौन सी हैं।
4 स्कूल होती हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में शुभोपली कहते हैं। तो इसमें कौन सा नहीं है, क्वेश्चन की फॉर्म नेगेटिव है कि कौन सा नहीं है। तो आप देख पा रहे होंगे सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना में हमें सुनना भी मिला, पढ़ना भी मिला, लिखना भी मिला, और बोलना यहाँ नहीं है, उसके जहाँ पे लिखा हुआ है साहित्य में रुचि। तो साहित्य में रुचि यही आपका कौशलात्मक उद्देश्यों में से संबंधित नहीं होगा। तो राइट ऑप्शन हो गया आपका फोर्थ। निम्न में से कौन सा शिक्षण सिद्धांत है? शिक्षण सिद्धांतों की बात हो रही है तो चयन का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, उत्प्रेरण का सिद्धांत। तो दोस्तों शिक्षण के सिद्धांत में ये सभी आते हैं। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ये चारों शिक्षण के सिद्धांत हैं, चयन का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत और उत्प्रेरण का सिद्धांत। आगे बढ़ते हैं। आपकी कक्षा के बच्चे में अनुशासनहीनता की भावना दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। एक शिक्षक को कैसा होना चाहिए, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो एक शिक्षक किस तरीके से उसका निवारण करे। तो आपकी कक्षा की बात हो रही है। एज अ आप ये समझ लीजिए कि आप एक टीचर हो, तो फिर अनुशासनहीनता की भावना बच्चों में दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। आप इसका क्या उपचार करेंगे, आप क्या किस वे में क्या करेंगे जिससे कि इस चीज़ से राहत मिल सके, अनुशासनहीनता कम हो, खत्म हो बच्चों में। तो क्या करेंगे आप? क्या आप अनुशासनहीनता करने वाले छात्रों को कक्षा से निकाल देंगे? बताइए। अब किसी भी तरीके के बच्चों को कक्षा से तो नहीं निकालना है, आपका काम बच्चों को कक्षा से निकालना नहीं है, बल्कि उन्हें सुधारना है, उन्हें सिखाना है, उन्हें और परिष्कृत करना है और अच्छा बनाना है। तो पहला तो होगा नहीं, यहीं से आप अपने तरीके से आजमा करते जाइए कि अगर पहला नहीं होगा तो फिर हमें पहले ऑप्शन पे नहीं आना है। बार बार हम चारों ऑप्शन को पढ़ें तो इससे हमारा टाइम वेस्ट होता है, और सीटेड वैसे भी टाइम टेकन होता है। तो इस तरीके से आप जो नहीं होगा उसको क्रॉस करते जाइए। नेक्स्ट होगा शिक्षण कार्य को रोचक बनाएंगे जिससे अनुशासनहीनता स्वतः ही समाप्त हो जाए। बिल्कुल ये आपका हो सकता है, लेकिन हम थर्ड और फोर्थ ऑप्शन को भी देखेंगे। तो शिक्षण कार्य को रोचक बनाएंगे जिससे अनुशासनहीनता स्वतः समाप्त हो जाए, ये सबसे बेस्ट लग रहा है। क्योंकि अगर आप अपने तरीके से बच्चों को पढ़ाएं, शिक्षण प्रक्रिया को इंटरेस्टिंग बनाएं, तो अनुशासनहीनता होती है ये कि जब वो किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं आता है तो बच्चे उठ के भागने लगते हैं, वो नहीं करना चाहते जो कराया जा रहा है। अगर वो इंटरेस्टिंग नहीं होता है तो जब इंटरेस्टिंग होगा तो अनुशासनहीनता स्वतः समाप्त हो जाएगी। लेकिन आगे देख लेते हैं। अनुशासनहीनता करने वाले छात्रों को अभिभावक को सूचित करेंगे। अब दोस्तों आप ही बताइए, आप अभिभावकों को सूचित करके क्या कर पाएंगे? सूचित कर देंगे तो ये विद्यालय में जो कुछ भी है तो वो आपका उत्तरदायित्व है कि बच्चों को आप संभालें। उस समय पेरेंट्स आकर के नहीं यहाँ पर संभालेंगे, सूचित करने से कुछ नहीं होगा। तो आपका ये भी नहीं होगा। एंड फोर्थ है अनुशासनहीन छात्रों को विशिष्ट सुविधाएं प्रदान करके प्रसन्न रखेंगे। विशिष्ट सुविधाएं प्रदान करेंगे मतलब अनुशासनहीन जो छात्र हैं, अगर वो परेशान कर रहे हैं, उत्पात मचा रहे हैं, तो आप उन्हें कुछ ऐसी सुविधाएं दे देंगे जिससे कि मतलब वो जो करना चाहते हैं उनको वो करने देंगे, जिससे वो खुश रहें। तो नहीं दोस्तों, ये भी नहीं होगा। देखिए आपका सबसे बेस्ट ऑप्शन वही है, सेकेंड ऑप्शन। शिक्षण कार्य को रोचक बनाएंगे, इंटरेस्टिंग बनाएंगे, जिससे उनकी अनुशासनहीनता जो वो कर रहे हैं वो खुद ब खुद समाप्त हो जाएगी, वो इंटरेस्ट लेने लगेंगे आपकी शिक्षण प्रक्रिया में। सो राइट ऑप्शन आपका हो गया सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन। भाषा शिक्षण के अंतर्गत श्रव्य सामग्री श्रव्य सहायक सामग्री का उपयोग किसमें होता है? अब श्रव्य सहायक सामग्री की बात हो रही है तो शुद्ध उच्चारण में, शुद्ध लिखने में, शुद्ध पढ़ने में, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए श्रव्य सहायक सामग्री तो उच्चारण के लिए ही कार्य देगी। श्रव्य सहायक सामग्री जब सुनने में सहायता होगी तो सुन करके आप बोलते हैं, तो सुनने में सहायक सामग्री जो है वो शुद्ध उच्चारण करने में सहायक होगी। आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, शुद्ध उच्चारण में। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाषा शिक्षण मूल्यांकन से अभिप्राय है। भाषा शिक्षण का जो मूल्यांकन होता है उससे क्या अभिप्राय है? तो यहाँ पे देखिए निरंतर सतत चलने वाली प्रक्रिया है भाषा शिक्षण का मूल्यांकन, या फिर वांछित व्यवहारगत परिवर्तन की जानकारी है, या वांछित व्यवहारगत परिवर्तन की जानकारी, भाषा शिक्षण के उद्देश्यों की पूर्ति का सीमांकन, या उपरोक्त सभी। तो देखिए यहाँ पर निरंतर सतत चलने वाली प्रक्रिया बिल्कुल है। वांछित व्यवहारगत परिवर्तन की जानकारी, बच्चों में मूल्यांकन से ही शिक्षण, भाषा शिक्षण जो है उसका मूल्यांकन का अभिप्राय यही होता है कि जो निरंतर और लगातार चल रहा है, शिक्षण प्रक्रिया चल रही है या नहीं, उनके व्यवहार में उसके दौरान, शिक्षण के दौरान परिवर्तन हो रहे हैं या नहीं, कुछ डेवलप हो रहा है बच्चा या नहीं, और भाषा शिक्षण के उद्देश्यों की पूर्ति का सीमांकन,
ये भी है और मतलब उपरोक्त सभी ये सभी हो जाएंगे, क्योंकि तीनों जो ऑप्शन है आपका सभी पॉजिटिव वे में जा रहा है, कोई भी इसमें ऐसा नहीं है जिसको आप नेगलेक्ट कर सकें। तो ये तीनों आपका बेस्ट है, तो आपका राइट ऑप्शन फोर्थ, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षक के लिए छात्रों में शब्दों के शुद्ध उच्चारण का विकास कराना भाषा शिक्षण की एक प्रमुख चुनौती है। इसके समाधान हेतु आप क्या करेंगे, क्या उपाय करेंगे? एज अ टीचर, एक बच्चा है जो कि शब्दों के उच्चारण का विकास कराना है उस बच्चे को, तो भाषा शिक्षण की एक प्रमुख चुनौती है एक तरीके से कि बच्चा शुद्ध उच्चारण करने लगे। तो शुद्ध उच्चारण कराने के लिए इसका समाधान आप कैसे ढूंढेंगे, क्या उपाय ढूंढेंगे जिससे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए? क्या करेंगे आप? बालकों को लेखन की शिक्षा देंगे, बालकों को वाचन की शिक्षा देंगे, पहला और दूसरा दोनों ही करेंगे आप, या इनमें से कुछ भी नहीं करेंगे? अब आप एक शिक्षक हो, चुनौती है आपके सामने कि बच्चा शुद्ध उच्चारण करे। इसका समाधान के लिए आपको कोई उपाय निकालना है, तो इनमें से कुछ भी नहीं। आप निष्क्रिय बनकर तो रह नहीं सकते, आप एक शिक्षक हैं, आपका जो उत्तरदायित्व है उसे आपको निभाना है, आपको पूरा करना ही है। तो आप निष्क्रिय बन के अगर रहना था तो आप टीचिंग प्रोफेशन में आए ही क्यों? आपको लगाव होना चाहिए अपने कार्य से, अपने काम से आपको प्रेम होना चाहिए, बच्चों के प्रति आपकी वो भावना होनी चाहिए कि मैं क्या कुछ दे दूं बच्चों को। तो ऐसे में उपरोक्त में से कोई नहीं तो होगा नहीं। और फर्स्ट एंड सेकंड, अब क्या दोनों हो सकता है, इस पर हम विचार करेंगे। बालकों को लेखन की शिक्षा देना, बिल्कुल लेखन की शिक्षा देना है। शुद्ध उच्चारण बच्चे तभी करेंगे जब वो शुद्ध लिखा हुआ होगा, वो जानेंगे तो लिखेंगे। शुद्ध उच्चारण का ज्ञान होगा तो शुद्ध लिखेंगे और शुद्ध उच्चारण करेंगे। बालकों को वाचन की शिक्षा देना, देखिए वाचन की शिक्षा आपकी बेस्ट है कि वाचन की शिक्षा बच्चे शुद्ध उच्चारण करें, शुद्ध बोलें। परंतु अगर बालकों को शुद्ध लिखना आएगा, जब वो शुद्ध लिख पाएंगे तभी वो शुद्ध बोल भी पाएंगे, और जब वो शुद्ध बोल पाएंगे तभी वो लिख भी पाएंगे। तो ये दोनों आपस में एक दूसरे से इंक्लूड होते हैं। बोलना और लिखना एक दूसरे की के सहायक हैं। शुद्ध बोलेंगे हम तो ही शुद्ध लिखेंगे, सुनकर भी लिखा जाता है, जो दिमाग में होता है वही बोलते हैं और वही लिखते हैं। और शुद्ध लिखा हुआ होता है तभी तो उच्चारण करते हैं, पढ़ते हैं शुद्ध। तो ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, बोलना और लिखना। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे थर्ड, दोनों ही करना होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका कक्षा में कुछ बच्चे गलत वर्तनी का प्रयोग करते हुए लिखते हैं, तो आप क्या करेंगे? गलत वर्तनी का प्रयोग करते हुए लिखते हैं तो ऐसे में आप क्या करेंगे? इसे सहज और स्वाभाविक प्रक्रिया मानते हुए कक्षा में प्रिंट समृद्ध माहौल का निर्माण करेंगे। एंड नेक्स्ट है कि शब्दों को 10-10 बार सही तरीके से लिखने के लिए कहेंगे। एंड बच्चों को उनकी त्रुटियों का एहसास कराएंगे और गलत वर्तनी वाले शब्दों पर लाल स्याही से घेरा क्रॉस लगाएंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, बड़े क्लास में जाते हैं तो आप गलत स्याही से घेरा क्रॉस लगा सकते हैं कि वो बच्चे जाने। बट बात हो रही है वहाँ 1 से 4th की, तो 1 से 5th की, तो आप सिर्फ घेरा करने से आपका उत्तरदायित्व तो पूरा नहीं होता है कि आप सिर्फ घेरा लगा दें। तो यहाँ पे आपका 4th तो बिल्कुल भी सही नहीं होगा। और बच्चों शब्दों को 10-10 बार सही तरीके से लिखने को कहेंगे। बात हो रही है गलत वर्तनी का प्रयोग करने की। कुछ बच्चे गलत वर्तनी का प्रयोग करते हुए लिखते हैं। जब वो गलत वर्तनी का प्रयोग करते हुए लिखते हैं तो 10 बार लिखने के लिए कहें या 50 बार आप लिखने को लिए कहें। जब बच्चा नहीं जानता है तो वो 10 बार भी गलत ही लिखेगा। तो 10 बार भी बच्चा गलत लिखेगा तो ज़रूरत है कि आप उसे सही चीज़ बताएं, बच्चों को उनकी त्रुटियों का एहसास कराएंगे। ठीक है, बच्चों को उनकी त्रुटि का एहसास मान लीजिए हो गया, बेटा आप यहाँ गलत हो। त्रुटि का एहसास होने से क्या होगा? क्या अपने आप सही हो जाएगा? तो नहीं, अपने आप सही कोई चीज़ें नहीं होती हैं। छोटा बच्चा है तो उन्हें सही आपको कराना होगा। कमी कहाँ है उसका? उपचार, निदान करना और उपचार करना। निदानात्मक विधि और उपचारात्मक विधि, जैसा कि आप पढ़े होंगे, इसका यूज़ करके आपको उन्हें बताना है कि कहाँ क्या गलत है, उसका उपचार भी आपको कराना है, किस तरीके से सही होगा। तो आप करोगे क्या? ऐसे इसे एक सहज और स्वाभाविक प्रक्रिया मानते हुए, देखिए गलती जो है सीखने का एक अंग होता है। गलतियों के द्वारा ही इंसान सीखता है। बड़े लोगों के लिए भी यदि इंसान गलतियों से सीखता है, तो बच्चों के लिए तो ये सहज एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। बिल्कुल आप यही मानेंगे कि गलतियां जो हैं सहज और स्वाभाविक प्रक्रिया को मानते हुए आप कक्षा में प्रिंट समृद्धि माहौल का निर्माण कराएंगे। प्रिंट समृद्धि माहौल का मतलब
लिखने की बात है गलत वर्तनी, तो वो लिखेंगे तो कैसे? प्रिंट समृद्धि माहौल होगा, बच्चे देखेंगे उसे और देख के धीरे धीरे लिखना सीखेंगे। आप ऐसा माहौल बनाओगे कि जिससे बच्चे स्वाभाविक तरीके से अपनी इस गलती को ख़त्म कर सकें, इस गलती का, इस प्रॉब्लम का सल्यूशन निकल सके। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे फोर्थ। इसे एक सहज स्वाभाविक प्रक्रिया मानते हुए गलतियां हो जाती हैं बच्चों से वर्तनी में, आपको चाहिए कि आप प्रिंट समृद्धि माहौल का निर्माण करें जिससे बच्चे बेहतर सीख सकें। तो राइट ऑप्शन आपका फर्स्ट है। देखिए फ्रेंड्स, सी टेट की बात हो रही है, हम सी टेट की प्रिपरेशन करा रहे हैं। तो चाइल्ड साइकोलॉजी जो होती है वो 70% आती है तकरीबन, क्योंकि वो आपका हर सब्जेक्ट में, हिंदी हो, इंग्लिश हो, गणित हो, संस्कृत हो, या फिर आपका CDP, तो पूरा 100% वही है। थोड़ा बहुत फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं साइकोलॉजिस्ट से लेके, कुछ उनके कॉन्सेप्ट से लेके, कुछ उनकी कोटेशन से लेकर, बट बाकी सब कुछ टीचिंग एप्टीट्यूड के इर्द गिर्द ही घूमता रहता है। टीचिंग एप्टीट्यूड और बाल केंद्रित शिक्षा, समावेशी शिक्षा, इन्हीं सबसे इंक्लूड होकर सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको अपनी टीचिंग एप्टीट्यूड को बहुत ही स्ट्रांग बनाना है। क्वेश्चन में उसी तरीके से आप हमेशा सोचिए कि हम एज ए टीचर एक बच्चों के लिए किस तरीके से क्या बेहतर कर सकते हैं, क्या अच्छा कर सकते हैं, सबसे बेस्ट क्या होगा। बच्चा हमेशा सक्रिय होता है, बच्चे को हमेशा जिज्ञासु करना चाहिए, होना चाहिए। बच्चे सीखें, जिससे ज़्यादा हमें वो करना चाहिए। और बच्चे सृजनात्मक कार्य करें, और बच्चों की गलतियों को नहीं देखना है, बल्कि हमें उन्हें सुधारना है। बच्चों की गलतियों को इंगित नहीं करना है कि ये गलत है, और बच्चों को हमें अलग नहीं छांटना है। सभी बच्चे हमारे लिए समान हैं, उन्हें हमें बेस्ट बनाना है। तो ये सब चीज़ों का ध्यान देते हुए आप अपने आंसर पे जाओगे तो आप सबसे बेस्ट ऑप्शन को निकाल पाओगे। और पहले जो गलत लग रहा है आपको, इस तरीके से उन्हें आप काटते जाएं, निकालते जाएं, तो आपका राइट एक चारों ऑप्शन में आप अगर पीछे की तरफ, जैसे मैं बताती हूँ, इस तरीके से आप ये गलत करते जाएं कि ये गलत है, ये गलत है, तो आपका ये सही हो जाएगा आगे की तरफ। तो पीछे से अगर हम क्रॉस करते जाते हैं तो चारों ऑप्शन को हमें बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये मेरा तरीका था, मैं ऐसे ही करती थी। वही मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करती हूँ कि जिससे कि आप फर्स्ट अटैम्प्ट में अपना बेस्ट दे पाओ और फर्स्ट अटैम्प्ट में ही निकाल पाओ अपना सीटेट। और जो लोग 2 बार 3 बार दे चुके हैं और फिर अभी भी उनको 90 एबव नहीं ला पा रहे हैं या 85 नहीं बन पा रहा है, सो उनके लिए फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अभी तुरंत सब्सक्राइब करें आर्यन एजुकेशनल एकेडमी। क्योंकि आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर देते हैं तो सारे वीडियोस आपको मिलने लगेंगे, और मेरे तरीके को आप समझ पाओगे कि मैं कैसे करती थी। क्वेश्चन आपको नॉलेज है, आप जानते हैं, लेकिन 4 ऑप्शन ऐसे आ जाते हैं कि उन्हें चारों ऑप्शन में से एक सही जो है उसे निकाल पाना कंफ्यूजन हो जाता है कि कौन सा सबसे बेस्ट होगा। कभी कभी 2 ऑप्शन को हम आसानी से निकाल लेते हैं, 2 ऑप्शन में कंफ्यूजन हो जाता है। तो वो चीज़ मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरीके से एक बेस्ट ऑप्शन पर आप जा सकते हैं, और वही आपका सबसे बेस्ट होगा। आपके 95% चांसेस रहते हैं फ्रेंड्स, इस तरीके से करने से आपको श्योर हो जाता है कि नहीं, आप सही, बिल्कुल सही आपका आंसर वो होगा जो मैं बताती हूँ, उस तरीके से अगर आप करते हैं तो दोस्तों बने रहिए आर्यन एजुकेशनल एकेडमी पे, सब्सक्राइब कर दीजिए अभी। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन। भाषा शिक्षण का सामान्य उद्देश्य क्या है? सामान्य उद्देश्य की बात हो रही है, समझिएगा। देखिए, रटना नहीं है क्वेश्चन को, समझना है। छात्रों में सृजनात्मक शक्ति का विकास करना। सेकेंड, भावानुकूल भाषा प्रयोग, स्वर निर्माण, अंग संचालन का अभ्यास कराना। छात्रों में शुद्ध, सरल, स्पष्ट ढंग से आत्माभिव्यक्ति की योग्यता उत्पन्न करना। और उपरोक्त सभी। बहुत सारे फ्रेंड्स हमारे ये सब देखते हैं कि सब कुछ तो सही है, तो उपरोक्त सभी तुरंत मार लगा देते हैं कि उपरोक्त सभी, ये सभी सही होंगे। तो बिल्कुल आप जा सकते हैं उपरोक्त सभी पर, लेकिन क्वेश्चन को देखिए, और यही है सीटेड, यहीं से गलती होती है। मैं बता रही हूँ, समझने की कोशिश कीजिएगा कि यहीं से कैसे गलती होती है। यहाँ पर देखिए, शिक्षण का सामान्य उद्देश्य, शिक्षण का उद्देश्य या विशिष्ट उद्देश्य ऐसे कुछ नहीं। शिक्षण का उद्देश्य सिर्फ पूछा होता तो आप अलग वे में जाएंगे, और सामान्य उद्देश्य या विशिष्ट उद्देश्य कर दे तो आप अलग वे में जाएंगे कि क्या बात क्या है। क्वेश्चन का आंसर बोर्ड को चाहिए किस तरीके का, क्योंकि इंगित किया गया है सामान्य उद्देश्य, ना कि सिर्फ उद्देश्य की बात होती। अगर सिर्फ उद्देश्य की बात होती तो आप उपरोक्त सभी कर सकते हैं, क्योंकि सभी सृजनात्मक शक्ति का विकास, भाषा संचालन, प्रयोग, निर्माण, योग्यता, ये सभी आ जाएंगे। बिल्कुल सही, आप उपरोक्त सभी पर जाएंगे। बट यहीं पे आपकी गलती होती है कि बात यहाँ पे सामान्य उद्देश्य की हो रही है। तो देखिए, सृजनात्मक शक्ति का विकास करना बिल्कुल होगा, सृजनात्मक शक्ति का विकास हमें करना चाहिए, लेकिन क्या कुछ और भी करना चाहिए, या सिर्फ और सिर्फ सृजनात्मकता का विकास हो जाए, यही सबसे बेस्ट है? आगे देखते हैं। भावानुकूल भाषा प्रयोग,
स्वर निर्माण, अंग संचालन का अभ्यास कराना। देखिए भावानुकूल, जिस तरह का भाव होता है उसके अनुकूल भाषा का प्रयोग करना, ये भी बिल्कुल ज़रूरी है। कब किस समय पे किस तरीके की भाषा का हम यूज़ करेंगे। स्वर निर्माण बिल्कुल ज़रूरी है। और अंग संचालन, अंग संचालन का अर्थ है कि जो कहा जाए बच्चा उस चीज़ को समझ करके वो कर सके, उसका भी अभ्यास कराना आपके लिए ज़रूरी है। तो आपका ये सेकंड ऑप्शन भी सही लग रहा है। अब आप जाएंगे किस पर? बात हो रही है सामान्य की। अगर बात होती है विशिष्ट की, तो देखिए छात्रों में शुद्धता की बात, सरल स्पष्ट ढंग से आत्माभिव्यक्ति की योग्यता उत्पन्न करना, सबसे बेस्ट तो ये आ रहा है। तो अगर बात होती विशिष्ट उद्देश्य की, तो आप जाते हैं यहाँ पे थर्ड ऑप्शन पे, क्योंकि शुद्धता प्राइमरी लेवल के बच्चों में एक सामान्य जनरल बात की जाए तो शुद्धता शुरू शुरू में बहुत ही ज़्यादा नहीं हो पाती है कि शुद्ध सब कुछ शुद्ध ही, मतलब हमेशा शुद्ध प्रयोग करेंगे, बिल्कुल मतलब परिष्कृत हो चुके हैं, सब बच्चों को पता है। बट नहीं, बच्चे का निर्माण होता रहता है, वो प्राइमरी लेवल का बच्चा इतना सही स्पष्ट ढंग से और शुद्ध नहीं कर पाता है। तो यहाँ पे अगर बात होती है विशिष्ट उद्देश्य की, तो आप थर्ड पे जाते। बात होती सिर्फ उद्देश्य की, तो आप फोर्थ आपका सही होता। बट यहाँ पे बात हो रही है दोस्तों सिर्फ सामान्य उद्देश्य की बात हो रही है। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन आपका सेकेंड होगा कि भाव के अनुकूल प्रयोग कर सके बच्चा, स्वर का निर्माण कर सके बच्चा, बोल सके और अंग का संचालन कर सके। जो कुछ भी कहा जाए उन अंगों का प्रयोग उस बात के अकॉर्डिंग बच्चा कर सके, सिर्फ इतना। ये एक कॉमन, ये एक जनरल चीज़ें हैं, इतना बच्चे को करना चाहिए। तो ये सामान्य उद्देश्य के अंतर्गत आएगा। आई होप आप समझ पाए होंगे। यही गलती होती है, यही समझना होता है। देखते रहिए हमारा चैनल, 2 बार 3 बार आप देखेंगे इस तरीके के क्वेश्चंस आपके बनने लगेंगे और आप काफ़ी अच्छा कर पाओगे। सो फ्रेंड्स चलिए आगे बढ़ते हैं। और आप इस तरीके के क्वेश्चंस देखना चाहते हैं तो फ्रेंड्स अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने से आपको सारे वीडियोस मिलते रहेंगे और आप काफ़ी अच्छी तैयारी कर लोगे, फर्स्ट अटैम्प्ट में निकाल पाओगे। आगे बढ़ते हैं। भाषा सीखने के लिए सबसे उपयुक्त साधन है। भाषा सीखने के लिए सबसे उपयुक्त साधन कौन सा हो सकता है? क्या सुनना हो सकता है, बोलना हो सकता है, पढ़ना हो सकता है या अनुकरण करना हो सकता है? भाषा सीखने की बात हो रही है और सबसे उपयुक्त साधन नहीं बल्कि सबसे उपयुक्त बात हो रही है। अब सबसे उपयुक्त की बात करें तो क्या सिर्फ सुनने से हम भाषा सीख लेंगे या बोलने से सीख लेंगे या पढ़कर सीख लेंगे? देखिए अगर हम बात करें भाषा सीखने की, तो पहले तो जब बच्चा बड़ा होता है तो सुनता है घर पर सबका, और उसके बाद बोलता है कुछ न कुछ टूटी फूटी भाषा, उसके बाद विद्यालय में पढ़ता है। ये तीनों प्रक्रियाएं होती हैं। लेकिन सबसे उपयुक्त साधन भाषा अगर हम सीखते हैं तो वो देखिए अनुकरण करके सीखते हैं। फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पे बेस्ट होगा, अनुकरण करके। मतलब जैसा माहौल हमारे घर परिवेश का, हमारे आसपास का होता है, विद्यालय से लेकर के हमारा आसपास हमारा परिवेश जैसा होता है, उसी के अकॉर्डिंग जैसा सब लोग बोलते रहते हैं वैसी भाषा हमारी होती है। अगर कहीं किसी दूसरे जहाँ पे भाषा दूसरी भाषा यूज़ होती है, तो वहाँ का बच्चा देखिए अपनी भाषा, अपनी मातृभाषा बोलेगा जो कि वो सुनता आ रहा है। और जहाँ पे हमेशा इंग्लिश यूज होती है बच्चे इंग्लिश बोलते हैं, जहाँ पे हमेशा खड़ी शुद्ध हिंदी यूज होती है वो सीखते हैं, जहाँ भोजपुरी होती है वहाँ भोजपुरी सीखते हैं। तो अनुकरण इज द बेस्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे। भाषा सीखने का सबसे उपयुक्त साधन अनुकरण है। तो आप जैसा अपने बच्चे को ढालना चाहेंगे, आप वैसा परिवेश अपने घर परिवार का बनाएंगे, बच्चा वैसा बनता जाएगा। स्टार्टिंग लेवल अनुकरण होता है, परिवार ही सबसे पहली पाठशाला होती है, माता प्रथम शिक्षक होती हैं एक बच्चे के लिए। बात होती है प्राइमरी लेवल की, इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। 1 to 11 ईयर का बच्चा किस तरीके से सीख सकता है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। सुरभि किसी भी ऐसे शब्द विशेष को बोलने में कठिनाई अनुभव करती है जिसमें 2 से अधिक बार त की आवृत्ति हुई है। आप उससे, देखिए एक बच्ची है जिसका नाम सुरभि है, वो बोलने में कठिनाई कर रही है। एक ऐसे शब्द विशेष को, हमेशा हर चीज़ बोलने में कठिनाई नहीं हो रही है, एक शब्द विशेष ऐसा है जिसकी, जैसे त की आवृत्ति अगर 2 बार हो रही है तो वो ऐसी चीज़ को बोलने में कठिनाई महसूस करिए। तो आप क्या कहेंगे? ऐसे शब्दों को बार बार सुनने के लिए आप कहेंगे कि बार बार सुनो और जैसे कह रहा है वैसे बोलो, या फिर बोलते समय इस ओर ध्यान न देने के लिए कहेंगी, या फिर त वाले शब्दों का बार बार उच्चारण करवाएंगी, या ऐसे शब्दों का विकल्प ढूंढ कर देंगे। अब देखिए अगर आप इसे कॉमन तरीके से अपने तरीके से सोचें तो आपका ये आंसर गलत होगा। यहाँ पे बहुत लोग गलत करके आएंगे, क्योंकि उनके हिसाब से ये होगा कि बोलते समय इस ओर ध्यान न देने की जो बात है, आप सोचेंगे कि एक टीचर ऐसे कैसे कह सकता है कि इसको नेगलेक्ट कर दो, ना ध्यान दो, इधर ध्यान नहीं दो। ध्यान न देने से तो वो और भी नहीं बोल पाएगी। और इस बार बार, बल्कि आप कहेंगे कि बार बार सुनो और शुद्ध बोलो, बल्कि आप उच्चारण भी करवाएंगे और शब्दों का विकल्प भी ढूंढ कर आप दे सकते हैं। तो आपके हिसाब से पहला भी उचित है, तीसरा भी उचित है और चौथा भी उचित है।
लेकिन मैं यहाँ आपको बता दूँ कि यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सेकंड। क्यों? अब आप ये समझने की कोशिश कीजिए, बोलते समय इस ओर ध्यान न देने की बात कहेंगे हम। देखिए, बच्चा जो है सुरभि जो बच्ची है वो बोलते समय सब कुछ बहुत ही अच्छे से बोलती है। सिर्फ एक विशेष शब्द त की आवृत्ति अगर 2 बार हुई हो, एक से अधिक बार हुई हो, तो वो उसको बोलने में थोड़ी-सी दिक्कत महसूस कर रही है। अब बोलते-बोलते देखिए, जैसा कि बच्चे अनुकरण से सीखते हैं और वो बोलते-बोलते स्वयं ही सही हो जाएगा। क्यों? जब वो सहजानुभूति करने लगेगी बच्ची, तो चाहे कोई भी छात्र हो, छात्र जब सहजानुभूति करने लगेगा, चाहे वो छात्र हो या छात्रा, तो वह स्वयं सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब विशेष ध्यान किसी एक ही चीज़ के पर दिया जाए, तो वहाँ पे और भी मतलब ध्यान जब इंगित होता है तो इंसान रुक जाता है। तो बोलते समय उस ओर ध्यान देती है वो बच्ची कि मैं नहीं बोल पा रही हूँ, उसके मन में हो जा रहा है कि मैं नहीं बोल पा रही हूँ। इस तरीके से इस चीज़ से कि मैं नहीं बोल पा रही हूँ, उस पर ध्यान आके कहीं रुक जा रहा है, तो इसलिए वहाँ पे उसे कठिनाई का अनुभव हो रहा है। अगर आप उस चीज़ को बिल्कुल बच्चे को मोटिवेट कर दें कि नहीं बेटा कोई बात नहीं, ठीक है तुम बोलो, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे करते-करते जब उसका ध्यान धीरे से वहाँ से हटने लगेगा कि नहीं कोई दिक्कत नहीं हो रही है, तो फिर वो बोलते-बोलते स्वयं सहजानुभूति के द्वारा वो सही बोलने लगेगी। तो यहाँ पर इस तरीके से ये ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन आपका राइट सही होगा दूसरा, कि बोलते समय उस पर ध्यान नहीं देने के लिए आप कहेंगे, आप उसको मोटिवेट करेंगे। कोई बच्चे को ये नहीं करना कि अरे तुम नहीं बोल पा रही हो, तो बच्चा वहाँ पे डिमोटिवेट हो जाता है, रुक जाता है, उस चीज़ को बोलता ही नहीं है। और जब बोलेगा ही नहीं तो वहाँ पे हमेशा दिक्कत महसूस करेगा और आगे ही नहीं बढ़ेगा। आपको क्या करना है कि बच्चे को उस वहाँ से ध्यान हटाना है, सहजानुभूति के द्वारा बच्चा स्वयं बोलने लगेगा बात, क्योंकि नॉर्मल बोलचाल में कुछ भी बोलेंगे तो ऐसी बातें बार-बार आएँगी जिससे कि वो त की आवृत्ति बच्चे से हो, तो होने लगेगा वो, बस उसके दिमाग से उस चीज़ को हटाना है। मोटिवेट करना है कि कोई बात नहीं, सही है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अकादमिक सत्र शुरू होने के बाद अकादमिक सत्र शुरू होने के 2 माह बाद तक भी कक्षा 4 के विद्यार्थियों को भाषा की पाठ्यपुस्तक उपलब्ध नहीं करवाई जा सकी है। ऐसी स्थिति में शिक्षक एज़ अ टीचर आप क्या करेंगे? अगर अकादमिक सत्र शुरू होने के 2 माह बीत गए हैं और बुक्स जो है आपको नहीं उपलब्ध कराया गया है। तो देखिए, जब बुक्स नहीं उपलब्ध कराया गया तो ऐसे में आपको क्या करना है? क्या करेंगे आप? अपनी पढ़ाई बच्चों की रोक देंगे? देखते हैं, ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलते हैं। भाषाई क्षमताओं के विकास के लिए अन्य विषयों की पाठ्यपुस्तकों का प्रयोग करेंगे, श्रवण एवं वाचन कौशल का अभ्यास करवाते रहें, या फिर विद्यार्थियों को पाठ्यपुस्तक अपने आप खरीदने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, या पाठ्यपुस्तकों को उपलब्ध होने तक पठन लेखन की प्रक्रिया आरंभ न करवाएं। अब देखिए, पाठ्यपुस्तक जब तक नहीं मिलता है तब तक यूं ही फालतू बैठे रहना, पठन क्रिया को आरंभ न करवाना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। ऐसा तो बिल्कुल एक टीचर को नहीं करना चाहिए। आप किसी दूसरे तरीके से अपने डीएलएड बीटीसी बीएड किया है, तो आप एज अ टीचर आप जानते हो कि बच्चों को हम किसी और माध्यम से भी सिखा सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। जैसे कोई भी और दूसरा बुक लेकर के हम पढ़ा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है भाषा की बात हो रही है तो, और दूसरी कक्षा का भी की भी पुस्तकें ले सकते हैं, पुरानी पुस्तकों से भी पढ़ा सकते हैं हम। और सबसे बड़ी बात, न्यूज़पेपर आता है विद्यालयों में, उससे हम थोड़ा बहुत छोटे-छोटे भाग में पढ़ा सकते हैं। कई तरीके हैं पढ़ाने के, खुद कहानी वगैरह सुना करके और लिखवा के और गेम के थ्रू पढ़ा सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं। तो प्रक्रिया को आरंभ ही नहीं करेंगे पठन लेखन का, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ये देखिए आपका राइट ऑप्शन फोर्थ तो नहीं होगा। विद्यार्थियों को पाठ्यपुस्तक अपने आप खरीदने के लिए प्रोत्साहित करेंगे कि बेटा देखो पढ़ना है आपको तो आप खरीद लो, ये भी नहीं है। देखिए, सभी बच्चे सक्षम घर से नहीं होते हैं जो सारे बच्चे बुक्स खरीद लें। प्राथमिक विद्यालय की बात हो रही है तो वहाँ जो बच्चे हैं वो सभी बच्चे उस घर से नहीं होते हैं जो खरीद सके, तो आप उसके लिए आप बच्चों को प्रेशर नहीं डालेंगे, कि आप प्रोत्साहित नहीं करेंगे कि आप खरीद लो। श्रवण एवं वाचन कौशल का अभ्यास करवाते रहें। ठीक है, आप श्रवण एवं वाचन कौशल का अभ्यास करवाते रहें, ये आपका सही है। लेकिन सिर्फ और श्रवण और वाचन कौशल का अभ्यास करवाते रहें, लिखने के लिए और किताबों का यूज़ आप न करें, तो ये ठीक नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन को देखते हैं क्या है। भाषाई क्षमताओं के विकास के लिए अन्य विषयों की पाठ्यपुस्तकों का प्रयोग करें। देखिए, भाषा जो है आपकी, चाहे पर्यावरण अध्ययन हो, सामाजिक हो, या फिर गणित की हो, या फिर
हिंदी हो, भाषा सभी में रख करके ही छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता है। यहाँ तक कि गणित की का शिक्षण जो है वो भाषा के थ्रू ही बच्चों को करवाना चाहिए। फैक्ट नंबर दे करके अगर आप करवाते हैं तो वो बच्चे नहीं समझ पाते हैं, भाषा के थ्रू ही करवाना चाहिए। तो भाषा शिक्षण का विकास करने के लिए आप किसी भी पाठ्य पुस्तक का यूज़ कर सकते हैं। राइट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। राइट ऑप्शन ए। भाषाई क्षमताओं का विकास के लिए दोस्तों आप अन्य विषयों की पाठ्यपुस्तक को भी यूज़ कर सकते हैं। किसी भी पिछले कक्षा की ले लें या और दूसरे विषय की कोई भी बुक अगर हो तो आप उससे पढ़ा सकते हैं बच्चों को। सिर्फ श्रवण और कौशल करवाने से काफ़ी बेहतर है। पाठ्यपुस्तक खरीदने के लिए बच्चों को मोटिवेट आप करें कि जाओ खरीद लो आप, या फिर प्रक्रिया को ही आरंभ न करें, रोक दे सब कुछ। इन सबसे काफ़ी बेहतर है कि आप दूसरे सब्जेक्ट को लेकर के आप भाषा का की चीज़ें पढ़ाते रहें। तो दोस्तों यहाँ पर दोस्तों हमारा ये हिंदी का सेक्शन जो है फ्रेंड्स, यहाँ पर हिंदी का हमारा जो 15 क्वेश्चन यहाँ पे पूरा हुआ। 30 क्वेश्चन हम कराएंगे। ये सारे क्वेश्चंस जो थे आपके टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड थे, तो इसको मैंने एक पार्ट में कर दिया। नेक्स्ट वीडियो जो हमारी आएगी उसमें आपको मिलेगा कुछ फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन गद्य और पद्य से रिलेटेड। तो 15 क्वेश्चन गद्य और पद्य से रिलेटेड और ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, और 15 क्वेश्चन आपके होते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड से। तो ये थे टीचिंग एप्टीट्यूड के 15 क्वेश्चन जो आपके बहुत ही ज़्यादा आपको परेशान करते हैं। गद्य और पद्य के क्वेश्चन आप कर भी लेते हो, बट यहाँ आपको समझने में प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ये क्वेश्चन आप तैयार कीजिए, यहीं से आपके नंबर इंक्लूड होंगे, नंबर आपके बढ़ेंगे, क्योंकि अगर ये कर लेते हो तो आप ग्रामर कर लोगे। फिलहाल हम ग्रामर भी कराएंगे अगली वीडियो में। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। सीटेट की तैयारी के लिए बने रहिए आर्यन एजुकेशनल अकेडमी पे। कुछ भी अगर आप बताना चाहें, कहना चाहें तो अपना कमेंट कीजिएगा, और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा चैनल, और पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, घर पर रहिए, पढ़ते रहिए। पढ़ाई बिल्कुल भी मत रोकिएगा। आगे आपका लॉकडाउन खत्म होने के बाद, स्थिति सामान्य होने के बाद आपकी भर्तियां आएंगी, और उसके लिए आपको तैयार रहना है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। तैयारी करते रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू।